हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा BA 6 सेमेस्टर का सिलेबस चल रहा है इंग्लिश लिटरेचर का, जिसमें हम पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसका टाइटल है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। इसके ही सिलेबस में यूनिट सेकंड हमारी चल रही है जो है पोइट्री, जिसमें फोर्थ चैप्टर हमारा चल रहा है। थ्री चैप्टर मैं पहले ही कवर करवा चुकी हूँ और यूनिट फर्स्ट भी पहले ही हो चुकी है। उसका पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है इंग्लिश लिटरेचर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो ज़रूर देख लें। और आज की वीडियो में पढ़ेंगे द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर। ये पोयम लिखी गई है KK.N. दारूवाला के द्वारा। ठीक है, KK.N. दारूवाला के द्वारा। ठीक है, और पोयम का नेम क्या है? द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर, मतलब इच्छाओं को दबाया नहीं जा सकता है, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर, डिज़ायर इच्छाएं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि अपने सिलेबस को अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ज़रूर चेक कर लें। अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तभी पढ़ें, क्योंकि यूपी स्टेट की सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम नहीं है। और सेकंड ये कि अगर आपके मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न जो है सब्जेक्टिव ना होकर MCQ है, तो केवल MCQ ना पढ़ें, ऑथर के बारे में भी पढ़ें, समरी भी पढ़ें, फैक्ट्स भी पढ़ें, और फिर उसके बाद ऑल MCQ क्वेश्चंस करें। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आएगा और क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले अच्छे से मतलब जो भी आपका टॉपिक है उसको अच्छे से समझ लें, उसके बाद क्वेश्चंस करें। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पहले अबाउट द पोइट के बारे में पढ़ेंगे, जो है हमारे KK.N. दारूवाला। ठीक है, इनका फुल नेम क्या है? इनका फुल नेम है KK नासरवानजी दारूवाला। ठीक है, KK नासरवानजी दारूवाला। एन के लिए क्या है? नासरवानजी। थोड़ा नेम डिफिकल्ट है, पर KK नासरवानजी दारूवाला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ही इज़ अ फेमस इंडियन पोइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये एक इंडियन पोइट हैं, भारतीय कवि हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी लिखा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ही राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, इनका योगदान टू लिटरेचर साहित्य में इस कॉन्फाइंड सीमित है टू 12 बुक्स, मतलब इन्होंने 12 किताबें लिखी हैं, यहीं तक इनका योगदान सीमित है। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवेल, इन्होंने फर्स्ट नॉवेल कब पब्लिश की? फॉर जो है जिसका नाम क्या है? फॉर पेपर एंड क्रिस्ट, जो हुई है इन 2009 में। ठीक है, 2009 में पब्लिश हुई है, 2009 में। ये इनका फर्स्ट नॉवेल है। नेक्स्ट पॉइंट है ही इज़ अ रिटायर्ड IPS ऑफिसर। ये एक रिटायर IPS ऑफिसर हैं। ही वॉज अवॉर्डेड द सत्या अकेडमिक अवार्ड, इन्हें सत्या अकेडमिक अवार्ड मिला था इन 1984 में। ये क्वेश्चन आता है कि किस मतलब डेट पूछते हैं कि सत्या अकेडमिक अवार्ड किस डेट में मिला था। ठीक है, और तो ये मिला था 1984 में, 1984 में। फॉर हिज फेमस, और किस लिए मिला था? फॉर हिज फेमस कलेक्शंस ऑफ पोइट्री, इनकी मतलब पोइट्री के कलेक्शन के लिए, जिसका नेम है द कीपर ऑफ द डेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कलेक्शन है इनका, द कीपर ऑफ द डेड। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, इनका जन्म कब हुआ था? KK नासरवानजी दारूवाला वाज बॉर्न इन 1937 में इन लोनी बुरहानपुर लोनी में इनका जन्म हुआ था। मतलब कब हुआ था? 1937 में। इनके पिता का नाम क्या था? इनके फादर का नाम, हिज फादर NC दारूवाला, इनके फादर का नाम था NC दारूवाला। वाज अ प्रोफेसर इन लोनी इंस्टीट्यूट ऑफ लिटरेचर, वो प्रोफेसर थे लोनी इंस्टीट्यूट में। ठीक है, लिटरेचर में। नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फादर का नाम भी पूछा जा सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी पूछी जा सकती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हेन द पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था, दारूवालास फैमिली लेफ्ट पंजाब, तो उनके फैमिली ने पंजाब को छोड़ दिया था। एंड मूव्ड टू
जूनागढ़ इन गुजरात और गुजरात के जूनागढ़ में बस गए थे। देन टू रामपुर, और उसके बाद रामपुर चले गए थे। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम इसकी वजह से ही ग्रो अप स्टडिंग इन वेरियस स्कूल, इन्होंने विभिन्न स्कूलों में पढ़ाई की इस वजह से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से। एंड स्टार्टेड राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज इन स्कूल, और स्कूल में ही इन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखना स्टार्ट की। He completed his MA in English Literature from Government College लुधियाना यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ठीक है, इन्होंने MA कहाँ से किया था? गवर्नमेंट कॉलेज, लुधियाना के गवर्नमेंट कॉलेज से, जहाँ यूनिवर्सिटी कौन सी लगती थी? पंजाब यूनिवर्सिटी लगती थी। ठीक है, और किस में किया था इन्होंने? इंग्लिश लिटरेचर में अपना मास्टर डिग्री हासिल की थी। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, ही ज्वाइन द इंडियन पुलिस सर्विस IPS। इन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन की कब? 1958 में। He served as a special assistant to the Prime Minister on international affairs, और इंटरनेशनल अफेयर्स पर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट किया था, स्पेशल असिस्टेंट। He was in the cabinet secretariat until his retirement। कैबिनेट सचिवालय में भी रहे ये अपनी रिटायरमेंट तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब इनके रचनाएं देख लेते हैं, जो भी इनके वर्क हैं, मतलब इंग्लिश लिटरेचर में भी और जो अदर वर्क हैं वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इन 1970 सन 1970 में, विद द पब्लिकेशंस ऑफ हिज फर्स्ट बुक, अपने फर्स्ट बुक के प्रकाशन के साथ साथ, जो जिसका नाम क्या है? अंडर ओरियन। ठीक है, दारूवाला बिकम्स फेमस इन इंडियन पोइट्री, मतलब अपनी फर्स्ट बुक के पब्लिकेशंस जो अंडर ओरियन है उसके पब्लिश होने के साथ साथ दारू वाला जो है वो इंडियन पोइट्री में फेमस हो गए। ठीक है, इनकी बुक है एक मैप मेकर, जो 2002 में पब्लिश हुई है, 2002 में। नेक्स्ट है हिज पॉपुलर पोएम्स इंक्लूड्स, इनकी पॉपुलर पोएम्स हैं कुछ, जैसे कि आ टेक ऑफ ऑन आ पासिंग रिमार्क। नेक्स्ट है अलहज़र लेक्चर्स। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर क्रॉसेस द हेलेस्पोंट, बार्स बिफोर द वर्ड, फिश, मैप मेकर, ये सब इनकी पोएम्स हैं। मिग्रेशंस नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड, सैफो टू एफ्रोडिटाइट, सडनली द ट्री, द पैसोडोनियंस, अंडर वाटर नोट्स एंड वुल्फ, ये सब इनकी पोएम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इनकी मोस्ट रिसेंट बुक, जल्दी में ही प्रकाशित हुई इनकी किताबें। फर्स्ट है ए हाउस इन रानीखेत, जो 2003 में पब्लिश हुई है, 2003 में। नेक्स्ट है द स्कारक्रो एंड द घोस्ट, 2004 में पब्लिश हुई थी। सर्विंग टू सॉलिट्यूड, ये पब्लिश हुई थी 2018 में। ठीक है, 2018 में। ठीक है, सर्विंग टू सॉलिट्यूड। अब हम देख लेते हैं अबाउट द पोएम के बारे में अब हम देख लेते हैं। ठीक है, जो कि हमें पढ़नी है और अच्छे से समझनी है, क्योंकि पोएम की लाइंस दे दी जाती हैं या फिर कुछ भी दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है ये किस पोएम से है, तो इसलिए हमें पोएम को अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए, एक एक लाइन का मीनिंग समझते हुए पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक एक वर्ड और एक एक लाइन का। तो देख लेते हैं अबाउट द पोएम के बारे में। The poem The Unrest of Desire first appeared in Keki and Daruwala's third collections of verse The Keeper of the Dead। जो ये पोएम है वो फर्स्ट मतलब किस में है? थर्ड कलेक्शंस में है। ठीक है, द कीपर ऑफ द डेड, जिसका नाम है द कीपर ऑफ द डेड के थर्ड कलेक्शन में है, पब्लिश बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू दिल्ली इन 1982। डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा पब्लिश हुई थी 1982 में। फॉर दिस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ही गोट सेंट्रल सत्य अकेडमिक अवार्ड इन 1984। इन्हें इस कलेक्शन के लिए, द कीपर ऑफ द डेड के लिए, जिसमें ही द अनरेस्ट ऑफ डिजायर पोएम है, उसके लिए इन्हें 1984 में सत्य अकेडमिक अवार्ड भी मिला था। पब्लिश कब हुई थी? 1982 में, और उसके 2 साल बाद इन्हें 1984 में सत्य अकेडमिक अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है दिस पोइट्री कलेक्शंस कंसिस्ट 3 सेक्शंस अनटाइटल, जिसके टाइटल हैं, मतलब इस पोइट्री कलेक्शन में द कीपर ऑफ डेड में 3 पार्ट हैं इसके। ठीक है, द कीपर ऑफ द डेड फर्स्ट है, द अनरेस्ट ऑफ डिजायर्स एंड इन द शैडो ऑफ इमामबाड़ा।
ठीक है, इन द शेडो ऑफ इमामबाड़ा। इसमें भी ये जो ये हैं, ये सेक्शन, इनके अंदर भी पोएम्स हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। द अनरेस्ट ऑफ डिजायर एग्जिस्ट इन सेकंड सेक्शन। जो द अनरेस्ट ऑफ डिजायर पोएम है वो इसके सेकंड सेक्शन में है, ठीक है। किसमें? द अनरेस्ट ऑफ डिजायर के सेकंड सेक्शन में है। विच कंसिस्ट ऑफ 7 पोएम्स, जिसके अंदर 7 पोएम्स हैं, उसमें से ही एक पोएम हमारी द अनरेस्ट ऑफ डिजायर है। अनटाइटल, जिसमें 7 पोएम हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर याद रखिएगा इसके कितने पार्ट हैं। द कीपर ऑफ द डेड, द अनरेस्ट ऑफ डिजायर एंड इन द शैडो ऑफ इमामबाड़ा, ठीक है। और ये पोएम्स इसके अंदर द अनरेस्ट ऑफ डिजायर, इसके सेकंड पार्ट में भी 7 पोएम्स हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी है। द नाइट ऑफ द जैकाल्स, ठीक है। लव अमोंग द पाइन्स, फ्रॉम द स्नो इन रानीखेत, द अनरेस्ट ऑफ डिजायर, ये है हमारी पोएम, ठीक है। 4th नंबर पे है इस 7 पोएम में से वो। द पारसी है द सन स्पीक टू द डेड रैक एंड टू माई डॉटर्स, ये इनके 7 पोएम्स के नाम हैं, ठीक है। जो द सेकेंड सेशन में है द अनरेस्ट ऑफ डिजायर में, ठीक है। मतलब द कीपर ऑफ द डेड के सेकेंड जो सेक्शन है हमारा द अनरेस्ट ऑफ डिजायर, उसके अंदर 7 पोएम हैं, जिसके 4th नंबर पे हमारा जो पोएम है द अनरेस्ट ऑफ डिजायर वो है, ठीक है। और एज एन ऑर्डर इट इज़ ब्यूटिफुली प्लेस्ड एट द 4th नंबर अमॉन्ग अदर 6 पोएम्स। मतलब अदर अन्य 6 पोएम के बीच ये 4th नंबर पे है ये वाली पोएम, ठीक है, द अनरेस्ट ऑफ डिजायर। यानी ये देखिए नंबर आते हैं 1, पहली पोएम ये है, दूसरी पोएम ये है, तीसरी ये है, और ये द अनरेस्ट ऑफ डिजायर चौथी पोएम है, ठीक है। यही बताया गया है इसमें। नेक्स्ट है हमारा दिस पोएम इज़ अ मिडिल लेंथ, ठीक है। इसकी मतलब ज़्यादा ना लंबी है, ज़्यादा ना छोटी सी है, मिडिल लेंथ है इसकी। पोएम हैविंग 3 स्टैंजाज, जिसमें 3 स्टैंजाज हैं, ठीक है। और ये इधर 3 स्टैंजाज हैं, जिसमें 15 लाइन्स हैं, यानी कि 5 लाइन इसमें होंगी फर्स्ट स्टैंजा में, 5 इसमें, 5 इसमें, तभी 15 लाइन्स हैं, ठीक है। 5 लाइन्स इन ईच स्टैंजा, प्रत्येक स्टैंजा में 5 लाइन है, एक स्टैंजा 5 लाइन्स का है, ठीक है। और 3 स्टैंजा है टोटल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन द पोएम, इस पोएम में द पोइट ब्रीफली द आइडिया दैट डिजायर्स मीन्स इच्छाएं, ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति की इच्छाएं, कैन नेवर बी सप्रेस्ड मीन्स दबा नहीं सकते। मतलब जो कोई व्यक्ति है उसकी जो इच्छाएं हैं ना, कोई भी व्यक्ति हो चाहे, उसकी इच्छाएं दबाई नहीं जा सकती हैं, ठीक है। वो किसी ना किसी तरह उसकी आंखों में से उभर के आ जाती हैं, या फिर किसी न किसी तरह उभर के आ जाती हैं। किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं को दबाया नहीं जा सकता। इट इज़ नैदर, ना वो खुद दबाता है, मतलब खुद नहीं दबा सकता वो अपनी इच्छाओं को। इट इज़ नाइदर पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, और नॉट डिज़ायरेबल, और ना ही ये वांछनीय है, ठीक है। और ना ही ये ठीक है, दबाना मतलब अपनी इच्छाओं को दबाना ना ही ठीक है, और ना ही ये पॉसिबल है। किसी ना किसी तरह अपनी मन की इच्छा उभर के आ ही जाती है किसी भी तरह, ठीक है। तो ये इसमें बताया है, पूरी पोएम में यही बताया है पोइट ने कि किस तरीके से मतलब दबाने की कोशिश करते हैं हम अपनी इच्छाओं को, पर वो दब नहीं पाती हैं, ठीक है। पोएम पढ़ने से पहले हम इसके सारांश को हिंदी में पढ़ लेते हैं, क्योंकि पोएम में काफ़ी लाइनें जो कुछ वर्ड ऐसे यूज़ हुए हैं जो आपके समझ में नहीं आ पाएंगे, इसलिए अगर हम पहले सारांश पढ़ लेंगे तो अच्छे से हमारे पोएम भी समझ में आ जाएगी। इसलिए नॉर्मली हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। कविता का सारांश। यदि किसी इच्छा को दबा दिया जाए, मतलब यदि किसी इच्छा व्यक्ति की इच्छा को दबा दिया जाए, तो इस इच्छा के दमन से उत्पन्न व्याकुलता कितनी भी प्रयत्न कर लेने पर भी आंखों से प्रकट हो जाती है। इच्छा को दबाने से जो हमारी तकलीफ होती है वो किसी भी तरह हमारी आंखों से प्रकट हो जाती है। भले ही मनुष्य अपने मुख पर मुखौटा लगा ले, भले ही मनुष्य मतलब नाटक कर ले कि मुझे उस अपनी इच्छा की कोई परवाह नहीं है, या उसकी इच्छा की पूर्ति ना होने पर आंसू बहाए, कितना भी वो आंसू बहा ले इच्छा की पूर्ति ना होने पर, या अपनी वृत्ति की गहराई में जाकर उसकी जांच पड़ताल करे, अर्थात इस इच्छा के दमन को सही ठहराए, कि इच्छा का दमन, अपनी इच्छा को दबाना कितना भी वो इसको सही ठहराए, परंतु फिर भी उसकी आंखों से इस इच्छा के दमन से उत्पन्न व्याकुलता प्रकट हो ही जाती है। उसकी इच्छा के दमन मतलब इच्छा को दबाने का मतलब उसके दर्द व्याकुलता प्रकट हो ही जाती है उसकी आंखों से। ये बताया इस पोएम में कवि ने।
परछाई, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि परछाई को हृदय में मांस एवं अस्थियों के नीचे कितना ही दफन क्यों ना कर लें, और अपनी मनोवृत्तियों रूपी गुफा के मुंह को बंद कर दो। ठीक है, मनोवृत्ति मतलब अपनी, मतलब उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं ये। ठीक है, परछाई का मुंह को बंद कर दो, फिर भी ये सारे बंधनों को तोड़कर मुक्त हो जाती है। उन्होंने कहा है जैसे कि हमारी मतलब परछाई को कितना भी हम अपने अंदर दबा लें पर ये निकल ही आती है। ठीक है, तो वही इसमें कहा है इन्होंने। तुम गुफा की दीवार पर परछाई को उकेर सकते हो और उसकी आदिवासी कला का नाम दे सकते हो। मतलब अगर परछाई आपको दिख रही है तो उसको आप आदिवासी कला का भी नाम दे सकते हैं, मतलब अपने मन को बहलाने के लिए। कोयले की लकीरों से तुम उस पर जंगली भैंस एवं बारहसिंगा को दौड़ते छलांग लगाते दिखा सकते हो, परंतु तुम जले के निशान को नहीं मिटा सकते हो। लेकिन तुम जले के निशान को नहीं मिटा सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे सपनों को काला कर देगा, और ये तुम्हारे सपनों को काला कर देगा। चाहे तुम परछाई को कितना ही गहरा अपने हृदय में दफन कर दो। परछाई को, मतलब परछाई को उन्होंने एक इच्छा के रूप में दिखाया है। मतलब अपनी परछाई को कितना भी तुम दफन कर दो अपने हृदय की गहराई में, इन ठीक है, पर वो उभर आ ही जाती है। ठीक है, इन उदाहरणों से कवि ने यही बात समझाने का प्रयास किया है कि इच्छा के दमन की व्याकुलता किसी ना किसी प्रकार, जो हमारी डिजायर है वो किसी ना किसी प्रकार प्रकट हो ही जाता है, दिखाई जाता है। जो भी हमारी इच्छा है मन की, वो किसी ना किसी तरह प्रकट हो जाती है। ठीक है, अब हम पोयम को समझ लेते हैं, लाइन बाय लाइन समझेंगे अच्छे से, क्योंकि लाइन में कोई भी वर्ड ऐसा आ जाता है जो पूछ लिया जाता है एमसीक्यू क्वेश्चंस में, तो अच्छे से इसको समझेंगे। इस पोयम में बताया ये गया है कि जब किसी, मतलब जो किसी इंसान की एक इच्छा होती है ना, वो कभी दबती नहीं है। यानी अनरेस्ट ऑफ डिजायर का मतलब है इंसान के मन में कोई इच्छा है किसी चीज़ को लेने की, किसी चीज़ को पाने की, तो वो इच्छा दबती नहीं है। अगर वो दबाने की कोशिश करे तो वो इच्छा दबेगी नहीं, उसके आँखों के ज़रिए उभर के आएगी वो। ठीक है, उसकी आँखों के ज़रिए दिखेगी। पोयम की पहली लाइन में केकी दारूवाला बोलते हैं, द अनरेस्ट ऑफ डिजायर इज लिट अप विद आइज। लिट अप का मतलब झलकती है या दिख जाती है आँखों के ज़रिए, आँखों के अंदर। जो आपके डीप डिजायर होते हैं वो आँखों के अंदर झलकते हैं। वॉट एवर मास्क यू स्लैप अपन योर फेस, स्लैप में थप्पड़ होता है पर यहाँ पर फेस के लिए दिया गया है। मतलब आप अपने फेस पर कैसा भी मास्क लगा लो झूठा, लेकिन जो आपका डिजायर है वो दिखेगा। हाउ एवर यू टेयर एट द सॉफ्ट थ्रोट ऑफ लाइफ एंड प्रूव द सॉल्ट ब्लड विद योर इंस्टिंक्ट टंक। इन लाइनों का मतलब ये है कि चाहे आपके पास लाइफ में आंसू हैं, या फिर चाहे आपके पास में लाइफ में सॉल्ट ब्लड है, चाहे आपकी बॉडी में कुछ भी है, जो कुछ भी है, लेकिन आपके अंदर जो डीप डिज़ायर है, अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर, इच्छाएं, वो आप अपनी आंखों के ज़रिए देख सकते हैं। इस लाइन में बोलते हैं द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर इज रिवील्ड बाय आइज, मतलब आंखों के ज़रिए वो झलक ही आता है। और यहाँ पर इंस्टिंक्ट टंग मतलब कितना भी, मतलब ट्रीट ऑफ लाइफ, मतलब आप अपनी लाइफ के गले को ही क्यों ना दबा दो, पर आपकी इच्छाएं, मतलब लाइफ के गले को नहीं, मतलब अपनी इच्छाओं के गले को कितना भी दबा दो, आप उसको कितना भी मार दो, पर वो उभर के आ ही जाती हैं। ठीक है, तो ये इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा स्टैंजा, हाउ एवर यू bury द शेडो इन द हार्ट under slabs of concrete and coil of bone. However, you wall the cave impulse at the mouth. अब इसमें आप चाहो तो इस चीज़ की शेडो अपने दिल में दबा लो। चाहे तो आप वहाँ पर आप दीवार खड़ी कर लो, चाहे केव्स बना लो, चाहे मुंह को अपने बंद कर दो, लेकिन फिर भी इट विल हैमर एट द साइड्स एंड द ब्रेक फ्री, लेकिन फिर भी ये निकल कर बाहर आ ही जाती हैं। आपके अनरेस्ट ऑफ डिजायर्स को, मतलब वो बाहर निकल के आ ही जाते हैं, आप चाहे कितना भी दबाने की कोशिश कर लो। हाउ एवर यू बरी द शेडो इन द हार्ट, चाहे आप इसकी शेडो को अपने दिल में दबाने की कोशिश कर लो, लेकिन ये निकल कर बाहर आ ही जाएंगी। अब चाहे आंखों के ज़रिए आए, यू मे एच द शेडो
एच वर्ड जो है यहाँ पर, इसका मतलब ये है जब हम किसी चीज़ पर, मतलब किसी भी चीज़ पर मेटल या ग्लास की कोडिंग करके उसको छुपाने की कोशिश करते हैं तो एच बोला जाता है उसको। यू में एच द शेडो, तुम शेडो को छुपाने की कोशिश कर लो। ऑन द कैवर्न वॉल, कैवर्न मतलब केव्स, गुफाएं, गुफाओं की वॉल पर, गुफाओं की दीवारों पर अपनी शेडो की मतलब अपने शेडो की छुपाने की कोशिश कर लो। एंड टर्न द ड्राइव्स इनटू एब्रोजिन आर्ट, मतलब आदिवासी कला, ठीक है। एब्रोजिन में मतलब एक आदिवासी सी जो जाति होती है उसकी आर्ट की बात हो रही है यहाँ पर, कि उसके अंदर छुपाने की कोशिश कर लो। बाइसन एंड स्टैग लॉपिंग इन चारकोल लाइंस, ये जो बाइसन है एक टाइप का जानवर होता है, ठीक है। स्टैग होता है हिरन, बारहसिंगा भी बोल सकते हैं इसको। इन दोनों की भागने की बात की जा रही है इसमें। इन चारकोल लाइंस मतलब यहाँ पर इन्होंने इमेजिनेशन किए हैं, ठीक है, कि कितना मतलब एक इमेजिनेशन किया है पोएट ने। बाइसन और स्टैग की बात की जाती है इसमें जो भागते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट इरेज द बर्न, तुम जले हुए को मिटा नहीं सकते। इट विल चार योर ड्रीम्स, चार का मतलब आधा जला हुआ, ठीक है, आधा जला हुआ तुम्हारे ड्रीम्स में आएगा, इसे तुम मिटा नहीं सकते। हाउ एवर यू बरी द शेडो इन द हार्ट, चाहे तुम शेडो को दिल में दबाने की कोशिश करो, लेकिन ये मतलब इन्होंने जो है शैडो से तुलना की है, किसकी, इच्छा की, इंसान की इच्छाओं की। जैसी किसी भी टाइप की इच्छा हो सकती है, जैसे कि किसी को फ़ोन लेना है तो ये कितना भी वो अपने दिल में दबा ले इस इच्छा को, पर उसके आँखों के ज़रिए वो झलक कर आ ही जाती है। चाहे वो अपने मुँह से कहे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए है, पर अगर उसके मन में कहीं छुपी रहती है वो इच्छा और उभर के आ ही जाती है। यही इस पोएम में दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हमारी पोएम कंप्लीट होती है। यहाँ पर आप इसको फिर से पढ़ लीजिएगा, हिंदी में जो श्रास दिया है, तभी आपके एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा पूरा। और नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, @ लगाकर, तब भी आपको मिल जाएगी पीडीएफ वहाँ पर भी। और प्लेलिस्ट बना दी गई है बीए 6 सेमेस्टर की इंग्लिश लिटरेचर की, तो वहाँ से भी आप जाकर हर मतलब जो भी हमारी यूनिट हैं बीए 6 सेमेस्टर की पेपर फर्स्ट की, वो आप वहाँ पर दे सकते हैं। पेपर सेकंड की भी जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। तो वो भी आप देख लीजिएगा। और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और शेयर भी कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, ठीक है।